Good morning friends, welcome to MKH video series. I am Shivani. Today we are starting the remaining part of the chapter of class 9, that is matter around us pure or not? In last video we are discussing about the techniques, that is separating funnel, centrifugation and evaporation and chromatography also. In this video we are discussing about the distillation and fractional distillation and also we are discussing about the physical changes and the chemical changes. So let's start. तो चलिए अब हम देखते हैं सेपरेशन ऑफ टू मिसिबल लिक्विड, यानी कि अब हम मेथड पढ़ने जा रहे हैं, डिस्टिलेशन मेथड पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, टू इमिसिबल लिक्विड रहेंगे। टू इमिसिबल लिक्विड किसमें थे, कौन सा टू मिसिबल लिक्विड थे, तो उसमें अपन यूज़ कर रहे थे सेपरेटिंग फनल मेथड। ठीक है, लेकिन ये मिसिबल लिक्विड है। मिसिबल मतलब जो मिक्स हो सकते हैं, विच कैन बी मिक्स, जो मिक्स हो सकते हैं। और इमिसिबल मतलब जो मिक्स नहीं हो सकते। जैसे हमने ऑयल इन वाटर देखा था, तो उसके लिए हमने सेपरेटिंग फनल यूज़ किया था, लेकिन ये मिसिबल है, मिक्स हो सकते हैं एक दूसरे में। तो इसके लिए हम कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, डिस्टिलेशन मेथड। ठीक है, इसमें क्या होता है, सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट, उनके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। ठीक है, यहाँ पर सफिशिएंट मैंने इसीलिए यूज़ किया है क्योंकि ये जो डिस्टिलेशन मेथड है ना, इसमें जो बॉइलिंग पॉइंट है, दोनों मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। मतलब उन दोनों का डिफरेंस, उन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसे इसके लिए मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर लिया। अब एसीटोन तो कितना वॉलेटाइल होता है, वाटर इतना वॉलेटाइल नहीं होता। ठीक है, अगर आप एसीटोन को खुला छोड़ दोगे तो वो पड़ा पड़ा उड़ जाएगा, लेकिन वाटर है, अगर आप उसको ओपन छोड़ दोगे तो वो ऐसे नहीं उड़ेगा, ऐसे डिसअपियर नहीं होगा। इसलिए जो एसीटोन है वो मोर वेपराइज होता है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 56 डिग्री सेंटीग्रेड, बल्कि जो वाटर है इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब दोनों को माइनस करो, 100 माइनस 56 कितना आएगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा, है ना। तो इसका मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आए उसमें हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, ये डिस्टिलेशन मेथड यूज़ करते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, एक ये बर्नर लगा हुआ है और यहाँ पे वो जाली सी लगी हुई है। ठीक है, इसके ऊपर ये डिस्टिलेशन फ्लास्क होता है, एक अलग से आता है, गोल सा होता है बिल्कुल। ठीक है, वो डिस्टिलेशन फ्लास्क लेना है, उस डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर थर्मामीटर डाल देना है, जिससे कि हम क्या कर सकें, टेम्परेचर नोट कर सकें। और ये किससे अटैच है, ये क्लैंप से अटैच है। ठीक है, मतलब स्टैंड है, इस स्टैंड से अटैच है। अब ये जो है, ये जो डिस्टिलेशन फ्लास्क है ना, इसका एक एंड में इस तरह से होता है डिस्टिलेशन फ्लास्क। इसका जो एक एंड होता है ना वो इस तरह से रहता है, जिसके अंदर क्या अटैच हो जाता है, ये कंडेंसर अटैच हो जाता है। अब इससे हमने क्या अटैच कर दिया, कंडेंसर अटैच कर दिया। फिर कंडेंसर के नीचे हमने एक बीकर रख दिया। अब कंडेंसर के 2 आउटलेट, एक इनलेट होता है और एक आउटलेट होता है। आउटलेट होता है वो ऊपर होता है, मतलब यहाँ से हम पाइप लगाते हैं, और ये किससे जॉइंट रहती है, ये पाइप टैप से जॉइंट रहती है। ठीक है, ये जो पाइप है टैप से जॉइंट रहेगी, और ये इससे भी एक पाइप जॉइंट रहती है। अब ये जो पाइप है ये सिंक में जाएगी, मतलब जहाँ पर पानी हम निकाल सकें। तो यहाँ से पानी अंदर जाएगा, इधर से होता हुआ, सॉरी यहाँ से ये आउटलेट है पानी का, यहाँ से पानी बाहर निकलेगा। ठीक है, और यहाँ से ये टैप से अटैच रहेगा। यहाँ से लगा देते हैं तो ये डायरेक्ट ही निकल जाता। ठीक है, लेकिन हम यहाँ से लगाएंगे, ये जो पाइप है ये किससे अटैच रहती है, टैप से अटैच रहती है। अब यहाँ से ये पानी अंदर जाएगा और यहाँ से बाहर निकलेगा। ठीक है, इस तरह से होता है। अब ये कंडेंसर करता क्या है, जो भी वेपराइज होगा, जो भी वेपर्स आएंगे, उन वेपर्स को, अब ये ठंडा होगा, पानी ठंडा होता है। अब पानी ठंडा होगा तो जो वेपर्स है गैस के वो ठंडे हो जाएंगे। और हमें पता है जब भी कोई गैस ठंडी होती है, उसको हम अगर उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ कर दें, टेम्परेचर अगर हम उसका डिक्रीज़ कर दें और प्रेशर बढ़ा दें
तो हमारी जो वेपर होती है, हमारी जो गैस होती है जिसको हम वेपर कह रहे हैं, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर डिक्रीज़ कर रहे हैं, ठंडा पानी दे रहे हैं। अब ठंडे पानी का टेम्परेचर कम होता है, ठीक है। अब टेम्परेचर कम होने की वजह से ये जितने भी वेपर्स हैं ये क्या होंगे, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए हमने ये कंडेंसर लगाया जो कि किसका काम करता है, वेपर्स को कंडेंस करने का काम करता है, उनको लिक्विड में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। अब वाटर यहाँ से लगातार जा रहा है और यहाँ से निकल रहा है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ये जो डिस्टिलेशन फ्लास्क है ना, इसके अंदर मिक्सचर लेना है, किसका, एसीटोन का और वाटर का मिक्सचर लेना है। जब आप हीटिंग दोगे, अब क्योंकि एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 56 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो जब टेम्परेचर में 56 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा तो क्या होगा, एसीटोन वेपराइज होने लग जाएगा। 100 आ जाता तो वाटर भी साथ में हो जाता, लेकिन इसका एसीटोन का जो है बॉइलिंग पॉइंट 56 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसीलिए सिर्फ एसीटोन ही वेपर में कन्वर्ट होगा, वाटर नहीं होगा कन्वर्ट, क्योंकि वाटर तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, ठीक है। तो यहाँ से एसीटोन मतलब वेपराइज होगा, वेपराइज होने के बाद इस कंडेंसर में से निकलेगा, ये जो मैंने रेड कलर के डॉट लगाई है ना, ये वेपर्स है किसकी, एसीटोन की। अब इस कंडेंसर में से निकलेगा, निकलने के बाद ये जो गैस है अब ये क्या हो जाएगी, कंडेंस हो जाएगी, किसकी वजह से, कंडेंसर की वजह से। अब लिक्विड में कन्वर्ट हो गई गैस, लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद यहाँ से ड्रॉप बाय ड्रॉप निकलेगी। अब ये जो ड्रॉप बाय ड्रॉप आई है हमारा क्या आ गया, एसीटोन आ गया, और जो इसमें फ्लास्क में बच गया वो क्या बच गया, हमारा वाटर बच गया। इसी तरह से हम एसीटोन और वाटर को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इनकी प्रिंसिपल क्या हुई, सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। इनकी प्रिंसिपल है कि उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है, सफिशिएंट में होता है, इसलिए हम डिस्टिलेशन मेथड यूज़ करते हैं इसको सेपरेट करने के लिए। अब इसका एक और मेथड आता है फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। फ्रैक्शन डिस्टिलेशन में भी सेम यही प्रोसेस है, यही 2 मिसिबल लिक्विड लेते हैं, सब कुछ सेम है, बस डिफरेंस कहाँ है, ये जो आपने जो एसीटोन एंड वाटर लिया है ना, इसका इनके बीच में डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब आप फ्रैक्शन डिस्टिलेशन मेथड करोगे उनके बीच, उनके बॉइलिंग पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, लेस देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। किसके आएगा, लेस देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम फ्रैक्शन डिस्टिलेशन के बारे में देखते हैं। फ्रैक्शन डिस्टिलेशन में भी सेम यही है, ठीक है। टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मिसिबल लिक्विड फॉर विच द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन 25 केल्विन। मतलब उनके जो बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है वो 25 केल्विन से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तभी ये प्रोसेस क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। अब क्या होता है, हमने मिक्सचर लिया किसका, एसीटोन और इथेनॉल का। जो एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो होता है 56 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो इथेनॉल है इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 78 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इन दोनों को माइनस करो, आप देखोगे कि 25 से लेस आएगा इनका डिफरेंस, तो हम ये प्रोसीजर लगा सकते हैं। अब हमने क्या किया, सेम वही लिया है, बस यहाँ पर एक ये कॉलम और ऐड कर दिया। इस कॉलम का नाम क्या है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, जिसको किससे अटैच किए, कंडेंसर से अटैच किया है। वही वाटर आउटलेट है, यहाँ से वाटर बाहर निकलेगा और यहाँ से वाटर इन करेगा, ठीक है। क्या होगा, जब हम इसके अंदर मिक्सचर डालेंगे किसका, एसीटोन और इथेनॉल का, एसीटोन प्लस इथेनॉल का। अब क्योंकि इथेनॉल, अब ये क्यों लगाया इसको भी हम समझते हैं। एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 56 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका कितना है, 78 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो जब इसका बॉइलिंग पॉइंट आएगा एसीटोन का, तो क्या होगा, एसीटोन तो वेपराइज होगा ही होगा, इसके साथ साथ इथेनॉल भी थोड़ा बहुत वेपराइज हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट पास पास ही है। तो जब एसीटोन वेपराइज होगा तो इसके साथ साथ थोड़ा इथेनॉल भी वेपराइज हो जाएगा, थोड़ा बहुत होगा, ज़्यादा नहीं होगा। उनके वेपर्स में इतनी ताकत नहीं होगी, इतनी पावर नहीं होगी जितनी एसीटोन के वेपर्स में है, ठीक है। तो जब एसीटोन वेपराइज होगा, उसका
तो बॉइलिंग पॉइंट आ गया एसीटोन का, तो उनके वेपर्स में बहुत ज़्यादा पावर है। तो ये जो है ये बीड्स हैं, ठीक है, यानी कि कोई स्टोन वगैरह मान लो हम स्टोन रख दिए इसके अंदर, स्टोन्स, ठीक है, तो जब एसीटोन के वेपर्स इसमें से पास कर जाएंगे, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा ताकत है, इनका तो बॉइलिंग पॉइंट आ गया, अब ये इनमें इतनी ताकत है कि ये इन पत्थर में से, इन स्टोन में से पास कर जाएंगे। जब इन स्टोन में से पास कर गए तो ये किस में चले जाएंगे, कंडेंसर में चले जाएंगे, और ये लिक्विफाइड हो जाएगी, गैस वेपर्स लिक्विफाइड हो जाएगी, और यहाँ से हमारा एसीटोन अलग निकल जाएगा। अब जो इथेनॉल है उसके वेपर्स में इतनी ताकत नहीं थी, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं आया था 78, तो वो इसमें से पास नहीं कर पाएगा, इन बीड्स में से, इन स्टोन में से पास नहीं कर पाएगा। जब वो पास नहीं कर पाएगा तो वाटर नीचे रह जाएगा, मतलब नीचे जाके इनके जो वेपर्स थे, जो थोड़े बहुत हुए थे वेपर्स, वो क्या होंगे, कूल होकर इस फ्लास्क के अंदर दोबारा आ जाएंगे, और जो एसीटोन था वो हमारा अलग निकल जाएगा। इस तरह से सेपरेट हो जाते हैं। तो इसका काम क्या हुआ, मतलब एसीटोन के वेपर्स को निकालना, ठीक है, जिससे कि वाटर के वेपर, इथेनॉल के वेपर निकल नहीं पाए। अब ये जो है फ्रैक्शन डिस्टिलेशन, ये हम यूज़ करते हैं एयर को सेपरेट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। एयर में जो, अगर हमें एयर में से ऑक्सीजन अलग करनी है तो हम इस फ्रैक्शन डिस्टिलेशन मेथड को यूज़ करते हैं। अब तो देखिए, अब हम एयर को कैसे सेपरेट करेंगे। तो एयर को सेपरेट करने के लिए जो मेथड यूज़ होता है वो है फ्रैक्शन डिस्टिलेशन मेथड। अब एयर में कौन कौन सी गैस प्रेजेंट रहती है, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस और आर्गन गैस, ये तीनों गैस प्रेजेंट रहती है। ये तीनों गैस क्या हो जाएंगी, सेपरेट हो जाएंगी, किसके, कौन से मेथड से, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन मेथड। अब फ्रैक्शन डिस्टिलेशन मेथड का प्रिंसिपल क्या था, बॉइलिंग पॉइंट, डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो ये जो गैसेस है ये अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट पर क्या हो जाएंगी, सेपरेट हो जाएंगी। जैसे जब एयर है, अब एयर को लिक्विफाइड कैसे करते हैं, उसका टेम्परेचर कम करके और उसका प्रेशर को इंक्रीज करके हम किसी एयर को लिक्विफाइड कर सकते हैं। तो एयर है उसको कंप्रेस किया, कंप्रेस एंड कूल बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर, हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था, ठीक है। फिर है लिक्विड एयर, अब ये एयर से किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड एयर में कन्वर्ट हो गया। अब लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद हम वही पूरा प्रोसेस लगा देंगे फ्रैक्शन डिस्टिलेशन वाला, ठीक है। तो क्या होगा, वो अलाउ टू वार्म बाय फ्रैक्शन डिस्टिलेशन मेथड, हम उसको वार्म करेंगे कौन से मेथड से, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन मेथड से। अब जो गैस होगी वो क्या हो जाएंगी, सेपरेटेड हो जाएंगी, डिपेंड ऑन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट पर वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। अब ये जो मैंने थ्योरी लिखी है इसको क्या करना है, ये जो मैंने डायग्राम बनाया है इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिखो। जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है ना, आप उसको अपनी लैंग्वेज में लिखो, लिख कर देखो। ज़रूरी नहीं है कि आपको ना बुक की रटी रटाई लैंग्वेज पढ़नी है, आप अपनी मर्जी, अगर आपको कोई चीज़ समझ में आ रही है तो आप उसको अपनी लैंग्वेज में बनाकर भी लिख सकते हो, वो ज़्यादा बेटर रहता है बजाय रटने के, अगर आपको समझ में आ रही है कोई चीज़ तो, ठीक है। ये मेथड, ये जो मैंने पूरा लिखा है उसको आप अपनी लैंग्वेज में लिखोगे। तो ये था हमारा फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। अब डिस्टिलेशन में हमने दो मेथड पढ़े, एक तो सिंपल डिस्टिलेशन और एक फ्रैक्शन डिस्टिलेशन मेथड, और इसी में हमने पढ़ा कि एयर को हम कैसे सेपरेट करते हैं बाय फ्रैक्शन डिस्टिलेशन मेथड। तो चलिए देखते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या है, यूज्ड टू प्योरीफाई सॉलिड, ठीक है। ये किसको काम आता है, सॉलिड को प्योरीफाई करने में काम आता है। एग्जाम्पल है सॉल्ट फ्रॉम सी, ठीक है। इट इज़ द प्रोसेस दैट सेपरेट अ प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल फ्रॉम अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में से किसी सॉलिड को सेपरेट करना, किसकी फॉर्म में, उसके क्रिस्टल्स की फॉर्म में सेपरेट करना, उसको हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइजेशन बोलेंगे, ठीक है। अब ये क्या होता है, बेटर देन इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में भी तो हमने यही किया था, क्या किया था, डाई ली थी, उसका जो वॉलेटाइल कंपोनेंट था वो उड़ गया था और नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट नीचे रह गया था। तो हमने इवेपोरेशन मेथड यूज़ क्यों नहीं किया, ये क्या क्रिस्टलाइजेशन मेथड यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये बेटर होता है किसके, इवेपोरेशन से। कैसे होता है ये देखो, जैसे सॉल्ट और सी है, जो हमें सॉल्ट मिलता है सी से, अगर हम उसका इवेपोरेशन करेंगे, पहले हमने सेपरेट कर लिया, सॉल्ट सेपरेट कर लिया, तो कुछ इम्प्योरिटीज़ ऐसी होती है जो बहुत छोटी होती है, सॉलिड पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं जो फिल्टर के थ्रू पास हो जाते हैं, मतलब फिल्टर नहीं हो पाते, उस सॉल्ट के अंदर मिक्स हो जाते हैं। जब हम उसको वो
फिल्टर करेंगे, मतलब इवेपोरेशन करेंगे उसका। इवेपोरेशन करने के बाद क्या होगा, जो हमारा सोल्ट था उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट थी, उसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ वाटर भी मिक्स करेंगे। अब सोल्ट के अंदर इम्प्योरिटीज़ तो पहले से प्रेजेंट थी, अब क्या होगा, वाटर तो उड़ जाएगा लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज सोल्ट में प्रेजेंट रहेंगी। अब वो इम्प्योरिटीज़ क्या करेंगी, पूरे सोल्ट को ख़राब कर देंगी। तो ये जो इम्प्योरिटीज़ है, इन इम्प्योरिटीज़ को भी हम क्या कर दें, उड़ा दें, मतलब फिनिश कर दे। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन मेथड यूज़ करते हैं, जिससे हमें क्या मिलता है, प्योर सॉलिड मिलता है। क्या मिलता है, प्योर सॉलिड मिलता है। ठीक है, इट इज़, इसलिए मैंने यहाँ लिखा कि सेपरेट करता है प्योर सॉलिड। प्योर सॉलिड देता है ये, किसकी फॉर्म में देता है, क्रिस्टल्स की फॉर्म में देता है। ठीक है, अब जैसे कि ये मैंने यही बता दिया कि इम्प्योरिटीज़ होती है, बहुत छोटी होती है, सेपरेट नहीं हो पाती, और वो इवेपोरेशन जब हम करेंगे तो वो इम्प्योरिटीज़ उसके अंदर रह जाएगी, जो पूरा जो था वो क्या हो जाएगा, कंटामिनेटेड हो जाएगा। अब देखो क्रिस्टलाइजेशन कैसे होता है। ये यहाँ एक चाइना डिश ली है, चाइना डिश के अंदर कॉपर सल्फेट डाल दिया और कुछ अमाउंट ऑफ वाटर के साथ उसको मिक्स कर दिया। ये बर्नर है, ठीक है, ये बर्नर है। और हमने क्या किया, जब इसको हम हीट देंगे तो ये जो कॉपर सल्फेट था इसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट थी, हम इसको हीट करते रहेंगे, हीट करते रहेंगे, वाटर उड़ गया, फिर भी इसको हीट करते रहेंगे, हीट करते रहेंगे, फाइनली हमें क्या मिलेंगे, कुछ क्रिस्टल्स मिलने लग जाएंगे। ठीक है, तो जब क्रिस्टल्स मिलने लग जाएंगे तब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे, गैस को बंद कर देंगे। तो उसको जो फिर अब ये जो चाइना डिश है इसका जो माउथ है इसको फिल्टर पेपर से ढक देंगे, किसी पेपर से ढक देंगे। पेपर से ढकने के बाद हम नेक्स्ट डे हम देखेंगे कि जो चाइना डिश थी उसमें हमें क्या मिलेंगे, कॉपर सल्फेट के प्योर क्रिस्टल्स मिलेंगे। जो हमने पहले जो कॉपर सल्फेट लिया था वो इम्प्योर कॉपर सल्फेट था, उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट थी। लेकिन जो अब हमें जो मिला है, अब जो हमें क्रिस्टल्स मिले हैं वो क्या मिले, प्योर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स मिले हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन किस में काम आता है, सॉलिड को प्योरीफाई करने में और उसको क्रिस्टल फॉर्म में लेने के लिए क्रिस्टलाइजेशन काम आता है। ठीक है, ये देखो, some impurities may remain dissolved in the solution even after filtration। जब हम फिल्टर करते हैं तब भी वो जो सॉलिड इम्प्योरिटी है वो हमारे सॉल्यूशन में रह जाती है। उन इम्प्योरिटीज़ को अलग करने के लिए हम क्रिस्टलाइजेशन यूज़ करते हैं, जो कि इवेपोरेशन से अलग नहीं हो सकता। फिर है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन इसकी क्या है, प्योरीफिकेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी में से सॉल्ट को अलग करने के काम आता है, जिससे कि हमें प्योर सॉल्ट मिलता है। सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल ऑफ एलम फ्रॉम इम्प्योर सैंपल। अब कोई भी इम्प्योर सैंपल है उसमें से अगर हमें एलम के क्रिस्टल्स अलग करने हैं तो हम ये क्रिस्टलाइजेशन मेथड यूज़ करते हैं। एलम क्या होता है, फिटकरी, जो हम घरों में यूज़ करते हैं वाटर को प्योरीफाई करने में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं जो एयर के जो डिफरेंट जो कंपोनेंट्स थे, गैसेस थी, उनका जो सेपरेशन है वो कैसे होता है, मतलब उनके लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं उसके बारे में अब डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं जो एयर के कंपोनेंट्स है वो सेपरेट कैसे होते हैं। हमने इससे पहले भी देखा था कि फ्रैक्शन डिस्टिलेशन से हम अलग कर सकते हैं, लेकिन इसमें कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ हो रहे हैं, हम इसको मशीनरी में कैसे कर सकते हैं। जैसे ये जो एयर है, पहले यहाँ से क्या होगी, फिल्टर होगी। आपको सिर्फ इसके डायग्राम समझने हैं, आपको इसकी कोई थ्योरी वगैरह कुछ नहीं लिखनी, नॉर्मली सिर्फ डायग्राम समझने हैं। अगर लिखना चाहो तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से एयर जो होगी वो फिल्टर होगी। अब फिल्टर होके ये कंप्रेसर है, इस कंप्रेसर में जाएगी, जिससे एयर क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी। इसमें दो बातें याद रखनी है, जो एयर है वो क्या होती है, कंप्रेस होती है, और उसका जो टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज़ होता है, मतलब कम होता है। जब ये दोनों चीज़ें होगी, जब हम उसको कंप्रेस करेंगे और टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे तो हमारी एयर क्या हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब ये जो एयर है इस कंप्रेसर में जाएगी, कंप्रेसर में जाने के बाद ये कंप्रेस होगी। ये जो दो लगे हुए ना, इसको बहुत ज़्यादा इस तरह से कंप्रेस कर देंगे। कंप्रेस करने के बाद जो कंप्रेस हुई गैस है वो इसके अंदर से जाएगी। अब ये जो गैस थी, हमारी एयर थी, वो हॉट एयर थी, अब इसके अंदर जाएगी। ये कंडेंसर की तरह काम करता है, जो हमने अभी डिस्टिलेशन में पढ़ा था ना, जिसमें वाटर इनलेट था और वाटर आउटलेट था, वैसे ही इसमें एक वाटर आउटलेट है, यहाँ से वाटर बाहर निकलता है और यहाँ से कोल्ड वाटर
अंदर जाता है, कोल्ड वाटर जाएगा, चिल्ड वाटर जाएगा। तो जब इसके अंदर गैस आएगी तो क्या होगी वो, और यहाँ वाटर फील्ड है, देखो ये इतने इतने वाटर फील्ड है, चिल्ड वाटर फील्ड है। जब यहाँ गैस आएगी तो क्या होगी वो कूल हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। ठंडी होने के बाद कंडेंस हो जाएगी। अब ये किस में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड में कन्वर्ट होगी। कोल्ड कंप्रेस एयर, अब यहाँ से कंप्रेस एयर आएगी और इस सेपरेटर, ये सेपरेटर लगा हुआ है, इस सेपरेटर के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड तो यहाँ निकल जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड जब यहाँ से निकलेगी किसकी फॉर्म में निकलेगी, ड्राई आइस की फॉर्म में निकलेगी। ड्राई आइस क्या होता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है, सॉलिड की फॉर्म में वो यहाँ से निकल गई। अब जो बची हुई गैस है, कौन सी गैस बच गई, कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है और आर्गन होती है। हमारी कार्बन डाइऑक्साइड तो सेपरेट हो गई। अब इन दोनों को सेपरेट करना है, 3 गैसेस बच गई। अब यहाँ से जो हमारी जो लिक्विड एयर थी वो किसके अंदर जाएगी, अब इसके अंदर जाएगी, यहाँ से पास होती हुई इसके अंदर जाएगी। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर 2 आउटलेट है, एक में से नाइट्रोजन बाहर निकल जाएगी, एक में से नाइट्रोजन सेपरेट हो जाएगी और दूसरे में से आर्गन सेपरेट हो जाएगी। इसमें वाटर फील्ड है, ठीक है। अब ये जो वाटर फील्ड है, अब जो ऑक्सीजन है, ये दोनों तो वाटर में डिसॉल्व नहीं होती, तो ये क्या हो जाएंगी, सेपरेट हो जाएंगी। लेकिन ऑक्सीजन वाटर में क्या होती है, डिसॉल्व होती है, तो ये किस में डिसॉल्व हो जाएगी, वाटर में डिसॉल्व हो जाएगी। वाटर में डिसॉल्व होने के बाद इसको हम अलग से कंटेनर में निकाल लेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन और आर्गन तो हमारी निकल गई। अब हमारे पास सिर्फ क्या बच गई, लिक्विड ऑक्सीजन बच गई। जब लिक्विड ऑक्सीजन बच गई तो हमने उसको अलग से कंटेनर में निकाल दिया, तो हमारे पास ऑक्सीजन मिल गई, ठीक है। अब इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, जो हमारे घरों में जो पानी आता है, वाटर की जो सप्लाई होती है, वो जो हमारे घरों में जो पानी आता है वो कैसे आता है, और फिल्टर होके आता है हमारे घरों में पानी है, वो फिल्टर होके भी कैसे आता है उसको हम देखते हैं। तो ये जो मैंने डायग्राम बनाया किसका है, वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम है इन वाटर वर्क्स। इन जो हमारे घरों में पानी आता है प्योरीफाई होके, फिल्टर होके, वो कैसे आता है उसको देखना है हमें। तो ये रिजर्वॉयर है, रिजर्वॉयर मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें पड़ी हो, ठीक है। हमारे जैसे हम बोलते हैं ना, मेरे पास तो इसका कलेक्शन पड़ा है, तो वो कलेक्शन आपका क्या है, रिजर्वॉयर है। तो वैसे ही ये वाटर का रिजर्वॉयर है, जैसे हम इसको पॉन्ड्स वगैरह बोल सकते हैं, पॉन्ड्स, लेक्स, ठीक है। तो ये जो है, ये हमारे रिजर्वॉयर है, पॉन्ड्स और लेक्स, ठीक है। यहाँ से पानी जो आएगा, अब ये सेडिमेंटेशन टैंक है। अब ये सेडिमेंटेशन टैंक क्या करता है, टू अलाउ सॉलिड सेटल, सॉलिड को सेटल करने के काम आता है। जो भी वाटर के अंदर इम्प्योरिटीज़ है, मतलब वाटर के अंदर 2 टाइप्स की प्योरिटीज़ प्रेजेंट रहती है, एक तो बड़ी लार्जर, एक स्मॉलर। स्मॉलर तो बहुत कम होती है, सबसे ज़्यादा लार्जर होती है। तो जो लार्जर इम्प्योरिटीज़ होगी वो इसके अंदर सेटल डाउन हो जाएगी, वो इसके अंदर क्या हो गई, सेटल डाउन हो गई। अब जो थोड़ी सी बड़ी थी इम्प्योरिटीज़ वो आगे जाएगी, आगे वाले टैंक में जाएगी। अब इस आगे वाले टैंक का नाम क्या है, आगे वाले टैंक का नाम है लोडिंग टैंक। क्या नाम है, लोडिंग टैंक। अब ये लोडिंग टैंक क्या करेगा, टू सेडिमेंट द सस्पेंडिंग इम्प्योरिटीज़, मतलब जो यहाँ से जो इम्प्योरिटीज़ आई थी, जो थोड़ी सी बड़ी थी, उनको और छोटे फर्दर डिवाइड कर देगा छोटे छोटे पार्ट्स में, ठीक है। और जो बड़ी वाली अब जो इम्प्योरिटीज़ थी, कुछ इम्प्योरिटीज़ अब यहाँ रह गई, ठीक है। अब जो पानी है वो आगे जाएगा, अब उसमें भी थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज़ है जो बहुत फाइन है, बहुत ज़्यादा छोटी है, जैसे कि सैंड पार्टिकल्स हो गए, ठीक है, और ये ग्रेवल्स हो गए हमारे, ठीक है। तो ये जो है अब ये इस टैंक में जाएंगे। इस टैंक का नाम क्या है, फिल्ट्रेशन टैंक है। अब ये फिल्ट्रेशन टैंक में जाएंगे, वाटर में अब जितनी भी इम्प्योरिटीज़ थी वो सारी इम्प्योरिटीज़ इसके अंदर रह जाएंगी। ये जो नीचे वाली जो लेयर है ये कॉरस ग्रेवल है, मतलब थोड़े से बड़े हैं, और इससे ऊपर वाली जो है ये फाइन ग्रेवल है, ठीक है, और इसके ऊपर सैंड है। मतलब इस तरह से लेयर्स में इम्प्योरिटी सेपरेट हो जाएगी, और हमारा जो प्योर वाटर है अब वो इस टैंक में जाएगा। इस टैंक का नाम क्या है, क्लोरीनेशन टैंक है इस टैंक का नाम, मतलब इसमें Cl2 फिल रहती है। अब ये Cl2 क्या करती है, अब वाटर है हमारा, उसमें से इम्प्योरिटीज़ तो निकल गई, लेकिन वाटर में कुछ बैक्टीरियाज भी प्रेजेंट रहते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, हमारे वाटर को कंटामिनेट कर देते हैं, उनको भी अलग करना ज़रूरी होता है। तो ये जो क्लोरीन जो गैस है ये क्या करती है, ये वाटर में जितने भी बैक्टीरिया प्रेजेंट है, ठीक है, उन बैक्टीरिया को किल कर देती है। क्लोरीनेशन टू किल बैक्टीरिया क्या करती है, बैक्टीरिया को किल कर देती है, और
उसके बाद इस टैंक के बाद पानी हमारे घरों तक आ जाता है। तो ये आपके थे कुछ मतलब ये डायग्राम थे, आपको याद रखने हैं, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, जो अपने आप होते हैं ना, वो फिजिकल चेंजेस होते हैं। और केमिकल चेंजेस क्या होती है, जिनमें कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होती है। केमिकल रिएक्शन मतलब कोई भी रिएक्शन हो, जैसे कि मान लो H2 + O2 मिलकर क्या बना रहे हैं, H2O, यानी वाटर बना रहे हैं। अब ये दोनों कंपाउंड ने मिलकर, ये दोनों सब्सटेंस ने मिलकर या गैसेस ने मिलकर क्या बनाया, एक नया कंपाउंड बना दिया। इन दोनों एलिमेंट्स मिलकर क्या बनाया, कंपाउंड बना दिया। तो ये हमारा क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है, इसको हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो जिसके अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो उसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज। जिसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो या फिर जो अपने आप होती हो, उनको हम क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंजेस। ठीक है, अब देखो द properties that can be observed and specified like color, hardness, rigidity, fluidity, density, melting point, boiling point etc. are physical changes। मतलब जिसको हम ऑब्जर्व कर सके और स्पेसिफाइड हो, जो जैसे जो कलर है, कलर को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, स्पेसिफाइड है। मान लो अगर मैं बोल रही हूँ येलो कलर, तो वो एक स्पेसिफाइड कलर बोल रही हूँ मैं, और क्या है वो ऑब्जर्व भी कर सकते हैं हम उसे। हार्डनेस है, हार्डनेस को भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो। रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी क्या होती है, लिक्विड की फ्लो करने की टेंडेंसी, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लूइडिटी बोलते हैं। डेंसिटी है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, कितने मेल्टिंग पॉइंट पर हो रहा है, कितने बॉइलिंग पॉइंट पर बॉयल हो रहा है, तो ये सब क्या है, स्पेसिफिक हैं। एक की जो वाटर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, बॉयल होता है, तो स्पेसिफिक है। तो क्या हो गया, वो फिजिकल चेंज हो गया। वाटर का बॉयल होना क्या है, एक फिजिकल चेंज है, आर फिजिकल चेंजेस। ठीक है, अब ये देखो इससे पहले केमिकल चेंजेस देखो, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, कहाँ लिखा है, ये रहा। डिफर इन ओन सब्सटेंस रिएक्ट विद अदर टू अंडरगो चेंज इन द केमिकल कंपोजिशन गेट न्यू सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस है जब किसी चेंजेस के अंदर जा रहा है और एक नया कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज बोलेंगे। जैसे यहाँ देखो H2 और O2 मिलकर एक क्या बना रहे हैं, नया कंपाउंड बना रहे हैं, तो ये क्या हो गया, एक केमिकल चेंज हो गया, फिजिकल चेंज नहीं है ये। अब ये देखो यहाँ एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं मैंने। इंटर कन्वर्जन, ये लाइन आपको याद रखनी है। इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट इज अ फिजिकल चेंज बिकॉज देयर इज नो चेंज इन द कंपोजिशन एंड इन द केमिकल नेचर ऑफ द सब्सटेंस। अगर कोई जो स्टेट है वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, वो क्या है, फिजिकल चेंज है, अपने आप चेंज हो रही है, क्योंकि उनकी कंपोजिशन में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा एंड उनकी केमिकल नेचर पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। ठीक है, लेकिन अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैंने यहाँ बोला कि इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस। ठीक है, लेकिन जब आइस से वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये क्या हो रहे हैं, अभी ये फिजिकल चेंज नहीं है, ये क्या है, इनकी फिजिकली डिफरेंट है ये, और केमिकली सेम है। क्यों, आइस क्या होता है, सॉलिड होता है, वाटर क्या होता है, लिक्विड होता है, वेपर क्या होता है, वेपर ही होते हैं, गैस के वेपर। तो सबकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, अलग अलग हैं, मतलब एक सॉलिड है, एक लिक्विड है, एक वेपर है, तो इस तरह से फिजिकली डिफरेंट हो गए बट केमिकली सेम होंगे। ठीक है, लेकिन अब ये वाटर एंड कुकिंग ऑयल है, अब ये दोनों क्या है, लिक्विड ही है, लेकिन इनकी केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है। कैसे, अब दोनों लिक्विड है, स्पेसिफिक है, ठीक है, इसलिए फिजिकल चेंज हो गया ये। लेकिन केमिकल चेंज कैसे है, अब देखो वाटर किस में काम आता है, आग बुझाने के काम आता है, फायर एक्सटिंग्विश में काम आता है, लेकिन जो कुकिंग ऑयल है वो क्या करता है, बर्न करने के काम आता है। अगर हम एयर में रख देंगे इसको तो वो किस में काम आएगा, बर्निंग के काम आएगा। ठीक है, तो देखो अभी एक आग बुझाता है और एक आग लगाता है, तो दोनों की प्रॉपर्टीज़ क्या है, डिफरेंट है। यानी आग लगाना और आग बुझाना एक क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ है। तो इसलिए जो वाटर एंड कुकिंग ऑयल है ना, ये केमिकल किस में आते हैं, केमिकल चेंजेस के अंदर आते हैं। ठीक है,
फिर है ये देखो मैंने यहाँ लिखा रखा डिफरेंट इन ऑर्डर, उनकी ऑर्डर भी डिफरेंट होती है। एंड इन्फ्लेमेबिलिटी मतलब जो जलने की जो कैपेबिलिटी है उनकी, क्योंकि ये आग बुझाता है और ये आग लगाता है, ठीक है। अब है वन सब्सटेंस रिएक्ट, ये तो मैंने बता ही दिया कि केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन लिखी हुई है ये, तो बस आपको इतना ही याद रखना है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस में। अब हम पढ़ते हैं एलिमेंट के बारे में। एलिमेंट क्या होते हैं? मैंने जो स्टार्टिंग का लेक्चर था, जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, तब मैंने आपको एलिमेंट बताया था क्या होता है और कंपाउंड बताया था। एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट होता है जो सिर्फ एक ही टाइप के सब्सटेंस से मिलकर बना हो। जैसे ये H2 है, अब इसको क्या हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं? जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते वो क्या था? एलिमेंट था। अब ये नेचर में हाइड्रोजन है, वो H की फॉर्म में नहीं मिलता, हमेशा किसकी फॉर्म में मिलता है? हाइड्रोजन की फॉर्म में मिलता है। तो हम इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। जब फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते वो क्या होगा? एलिमेंट होगा। अब ये H2O है, इसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, इसका मतलब ये क्या होगा? कंपाउंड होगा। ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको सिखाया है एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में, कि जिसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं वो कंपाउंड होता है और जिसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते वो क्या होता है? एलिमेंट होता है। जैसे H2O है, इसका फॉर्मूला इस तरह से होती है, इसकी स्ट्रक्चर OH। अब इसको मैं यहाँ से डिवाइड कर सकती हूँ तो क्या बन जाएगा? ये OH है ना, OH में निकल जाएगा ये, तो मैं इसको फर्दर डिवाइड कर सकती हूँ, इसलिए कंपाउंड की कैटेगरी में आएगा। लेकिन ये जो H2 है और ऑक्सीजन है, इनको मैं फर्दर डिवाइड नहीं कर सकती, इसलिए क्या होंगे? एलिमेंट होंगे। अब एलिमेंट में भी 2 टाइप्स के आते हैं, एक तो आते हैं मेटल कंपाउंड और एक आते हैं नॉन मेटल, ठीक है। अब ये मेटल और नॉन मेटल क्या होते हैं इसको देखते हैं। देखो, अब एलिमेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया, जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते उसको हम एलिमेंट बोलते हैं। अब एलिमेंट कितने टाइप के हैं? मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। मेटल क्या होती है? मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है जिनके हेल्प से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा मेटल है और कौन सा नॉन मेटल है। सो दे हैव लस्टर। लस्टर मतलब उनमें शाइनिंग होती है, दिखने में शाइन मारते हैं वो, ठीक है, और सुंदर भी होते हैं। सिल्वर ग्रे और गोल्डन येलो, मोस्टली कौन से कलर के होते हैं? सिल्वर ग्रे कलर के होते हैं और गोल्डन येलो कलर के होते हैं। इसमें एग्जांपल आ जाएगा सिल्वर और गोल्ड, ठीक है। और ये जो मेटल होते हैं ये क्या होते हैं? कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं? कंडक्ट करते हैं। और क्या होते हैं? डक्टाइल होते हैं नेचर में। डक्टाइल मतलब इनको किसी भी मतलब खींचकर इनका वायर बना सकता है, इसको हम डक्टाइल नेचर बोलते हैं। और मैलेबल होते हैं। मैलेबल मतलब अगर हम हैमर से उनको पीटेंगे तो क्या होगा? एक शीट बन जाएगी, उनकी शीट बना सकते हैं हमको हैमर से बीट करके। फिर होता है ये सोनोरस। सोनोरस मतलब जब हम उनको हैमर से जब वो हम बीट करते हैं तो क्या होता है? साउंड आती है, दे गिव साउंड, ठीक है, तो उसको सोनोरस प्रॉपर्टी बोलते हैं। इन सब प्रॉपर्टी से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा मेटल है। इसके एग्जांपल है गोल्ड, सिल्वर और आयरन। फिर हम देखते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या होता है? ये किसी भी कलर में आ सकता है। वेराइटी ऑफ कलर्स आर अवेलेबल इन नॉन मेटल्स। अब ये पुअर कंडक्टर होते हैं किसके? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। बल्कि जो मैटर थे वो क्या थे? कंडक्टर थे किसके? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। अब ये नॉट लस्टरस मतलब शाइन नहीं करते, ये सोनोरस भी नहीं होते और मैलेबल भी नहीं होते। एग्जाम्पल इसका क्या? हाइड्रोजन, आयोडीन और कार्बन। फिर है मेटलॉइड्स। अब जो मेटल की प्रॉपर्टी भी दिखाए और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी दिखाए, उनको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? मेटलॉइड्स की कैटेगरी में। सम एलिमेंट हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज, मतलब उनके बीच की प्रॉपर्टी होती है, इनके बीच की बिटवीन दोज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। मेटल एंड नॉन मेटल के बीच की जो प्रॉपर्टी दिखाए उनको हम क्या बोलेंगे? मेटलॉइड्स बोलेंगे। एग्जाम्पल क्या है? बोरॉन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। यहाँ आपका ये मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स खत्म हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे जो नेचर में अभी तक जो एलिमेंट आइडेंटिफाई है, 100 एलिमेंट आइडेंटिफाइड है, जिसमें से जो 92 है वो तो क्या है? 100 में से 92 नेचुरल है, मतलब हमें नेचर से मिले हैं, और जो बच गए वो क्या है? मैन मेड है, जिसको मैन ने बनाया है, हमने बनाया जिसको, ठीक है। अब ये देखो, मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट आर सॉलिड। अब जितने भी एलिमेंट्स थे वो मोस्टली किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट रहते हैं? सॉलिड की फॉर्म में। 11 एलिमेंट ऐसे हैं जो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं इन रूम टेम्परेचर।
2 एलिमेंट ऐसे हैं जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं इन रूम टेम्परेचर। वो 2 एलिमेंट कौन से हैं? मरकरी एंड ब्रोमीन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये जो मरकरी है, ब्रोमीन है, वो क्या है? मेटल है, एलिमेंट है, फिर भी वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं? गैस लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका हो गया। अब यहाँ ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? हमने मिक्सचर पढ़ा, मिक्सचर क्या होता है, कंपाउंड पढ़े, एलिमेंट पढ़े, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने डिफरेंट मेथड्स पढ़े, ठीक है। और फिर हमने जो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर है उनको हमने क्लासिफाइड किया था सॉल्यूशन में, कॉलॉइड में और सस्पेंशन में। और फिर अब हमने इसका ये सेपरेशन टेक्निक देखी। फिर हमने डिस्कस किया मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। इस चैप्टर में इतना ही है आपके। थैंक यू सो मच।